हेलो एवरीवन, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सीबीएसई का 11th क्लास का फिजिक्स का सिलेबस, जिसको हम कॉमनली एनसीईआरटी सिलेबस बोलते हैं। नमस्कार आप सभी को, मैं हूं दीपम कुलश्रेष्ठ एंड दिस इज साई-फाई। तो इस पूरे सिलेबस की जो सीरीज होगी, उस सीरीज में जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसकी आज ये पहली वीडियो है। और आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो होंगे ये सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, और फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू क्या होती है, और कैसे उसको डिटरमाइन किया जाता है। देन सेकेंडली यूनिट्स होती क्या है, एक अच्छी यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और अलग अलग सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं वो। देन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज और उनसे रिलेटेड फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। एंड लास्टली हम बात करेंगे रेडियन और स्टीरेडियन के बारे में। अब क्वाइट ऑब्वियसली जो इन टॉपिक्स के बाद के जो टॉपिक्स होंगे वो इस सीरीज में आने वाली जो वीडियोस होंगी उनमें कवर कर लिए जाएंगे। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स चाहे वो एकेडमिक्स की पढ़ाई कर रहे हो प्योरली, या चाहे वो कंपटीशन ओरिएंटेड स्टडी कर रहे हो, ये वीडियो दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए। और उसके अलावा भी अगर कोई इंसान ऐसा है जो इस पर्टिकुलर टॉपिक को, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को अच्छे से समझना चाहता है, उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और यूजफुल है, बिकॉज आई गिव द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ इंपॉर्टेंस टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कंसेप्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी मुझे बताइए कि कॉमन रूटीन जनरल लैंग्वेज में क्या आप ये क्वेश्चन हाउ मच, ये एक्सप्रेशन, ये फ्रेज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कितना, क्या आप इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं? क्या आप कॉमन रूटीन लैंग्वेज में बात करते समय किसी से पूछते हैं हाउ मच? बहुत ऑब्वियस ही बात है, पूछते ही हैं, 100% पूछते हैं। अब मैं आपसे ये क्यों पूछ रहा हूं कि आप ये इसका यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उसके जवाब में मैं आपको बता दूं कि किसी भी फिजिकल सिस्टम या ऑब्जेक्ट के बारे में कोई ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसी डिटेल है जिसके बारे में आप हाउ मच का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन को पूछने के बाद आपको उसका एक वैलिड आंसर उसकी वैल्यू के रूप में मिल सकता है, तो वो जो इंफॉर्मेशन या डिटेल होती है वो कहलाती है एक फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड आपको लगा होगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। हम किसी भी फिजिकल सिस्टम या फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं अगर इस फिजिकल ऑब्जेक्ट की, जो कि मार्कर है, इस फिजिकल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ये है कि इसकी लेंथ है, इसकी कुछ लेंथ है। अब अगर इस इंफॉर्मेशन के बारे में कि इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, हाउ मच इज इट्स लेंथ, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूं और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है, जो कि मिल सकता है, यानी कि इसकी लेंथ की मैं वैल्यू निकाल सकता हूं किसी तरीके से, तो मैं बोलूंगा कि इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इसकी जो लेंथ है वो एक फिजिकल क्वांटिटी हुई। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस बोर्ड की, जो आपके सामने बोर्ड है, तो इस बोर्ड से रिलेटेड एक डिटेल या एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ये है कि इसका कुछ एरिया है। ऑलराइट, इसका कुछ एरिया है, कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बट इसका कुछ ना कुछ एरिया है। क्या मैं इसके एरिया के बारे में एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि हाउ मच इज इट्स एरिया, इसका एरिया कितना है? बिल्कुल पूछ सकता हूं, 100% पूछ सकता हूं। और क्या मुझे उसकी कोई वैल्यू मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो इसका एरिया इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ। सिमिलरली अगर हम, ये तो मैंने ऑब्जेक्ट की बात करी, अगर आप किसी सिस्टम के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल जिस रूम में मैं भी खड़ा हूं, ये रूम जो है ये एक सिस्टम है। तो इस रूम के बारे में एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक डिटेल ये है कि इस रूम का टेम्परेचर अभी कितना है। तो क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं टेम्परेचर कितना है? बिल्कुल पूछ सकता हूं। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दिस रूम राइट नाउ, इस रूम का टेम्परेचर इस समय कितना है? और क्या मुझे इसकी वैल्यू मिल सकती है? 100% मुझे इसकी वैल्यू किसी ना किसी तरीके से मैं निकाल सकता हूं। तो इस रूम का जो टेम्परेचर हुआ वो इस रूम से रिलेटेड, ये रूम जो एक सिस्टम है, इस सिस्टम से रिलेटेड एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ। सिमिलरली अगर मैं ये बोलूं कि कोई एक
सैंपल ऑफ आइस मैंने ले लिया एक कंटेनर में, वो एक सिस्टम हो गया। उस सैंपल ऑफ आइस का टेम्परेचर कितना है, क्या मैं पूछ सकता हूं? बिल्कुल पूछ सकता हूं। तो वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ उस पर्टिकुलर सिस्टम से रिलेटेड। तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या हुई, फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्लेनेशन क्या हुआ, सॉरी डेफिनेशन ही एक्सप्लेनेशन ये हुआ कि जिस चीज के बारे में भी आप हाउ मच का क्वेश्चन पूछ सकें और आपको उसके किसी तरीके से वैल्यू मिल सके, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी की जो अभी हमने अंडरस्टैंडिंग ली कि हमको इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछना है और हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? दो तरीकों से मिलेगी। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेजरमेंट, सेकेंड मेथड इज कैलकुलेशंस। अब ये होते क्या है मैं अभी आपको एक मिनट बताऊंगा, लेकिन अभी हमको इस ये जो वर्ड हमारे सामने दिख रहा है फिजिकल क्वांटिटी, इसकी दो अंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई। एक ये कि इसके बारे में हाउ मच का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हमको इसकी वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। और दूसरे तरीके से अगर समझें तो हम ये कह सकते हैं कि जिस भी चीज को, जिस भी क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है या कैलकुलेट किया जा सकता है और उससे उसकी वैल्यू मिल सके, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। अब व्हाट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं होती? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मार्कर पे वापस आ जाऊं, इसके बारे में बात करूं, मैं बोलूं भाई इसकी सुंदरता, क्या मैं इसके बारे में सवाल पूछ सकता हूं ये कितना सुंदर है? बिल्कुल पूछ सकता हूं। नॉट इन फिजिक्स। हम नॉर्मल रूटीन लैंग्वेज में, रूटीन कम्युनिकेशन में पूछ सकते हैं ये मार्कर कितना सुंदर है। बट क्या फिजिकली मेजर या कैलकुलेट करी जा सकती है इसकी सुंदरता? फिजिक्स में नहीं करी जा सकती। आप अगर फिलॉसफी में, साइकोलॉजी में चले जाएं तो हो सकता है आप इसकी सुंदरता के लिए कोई वैल्यू दे पाए, बट फिजिक्स में ना तो इस चीज की फिजिक्स में हमें जरूरत महसूस होती और ना ऐसा कोई तरीका है कि इस चीज की सुंदरता मेजर कर ले। सिमिलरली किसी चीज का टेस्ट कैसा है ये बताया जा सकता है और आप सब्जेक्टिवली बता सकते हैं वो कितना सॉल्टी, स्वीट, बिटर या कुछ और है, बट उसके लिए कोई फिजिकल मेजरमेंट का तरीका या फिजिकल कैलकुलेशन का तरीका इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है, बिकॉज टेस्ट इज अ सब्जेक्टिव क्वांटिटी। तो टेस्ट इज ऑल्सो नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। आई होप मैं अपनी बात क्लियर कर पा रहा हूं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी हर वो चीज है जिसको आप फिजिक्स के मेथड्स के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हुआ फिजिकल क्वांटिटी का एक बेसिक मीनिंग कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अब हम बात करते हैं उसको डिटरमाइन करने के दो तरीकों के बारे में, एक मेजरमेंट है, दूसरा कैलकुलेशन है। अब इनके बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अगेन हम वापस आते हैं हमारे इस बोर्ड पर। अगर मैं आपसे पूछूं आपको इस बोर्ड की लेंथ पता करनी है, आपको इसकी लेंथ डिटरमाइन करनी है, एसरटेन करनी है किसी लेंथ कितनी है। क्वेश्चन है लेंथ कितनी है, आंसर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा? बहुत सिंपल तरीका है। आप चाहें तो अपनी जो 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है उसको रख रख कर भी यहां से लेके यहां तक उसको पॉइंट बाय पॉइंट रखते चले जाइए, आपको इसकी लेंथ मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आपके पास एक इंच टेप है, मेजरिंग टेप जिसको आप बोल लीजिए, तो आप उसको भी इस एंड से लेके उस एंड तक रख सकते हैं और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, जो ये ऑब्जेक्ट है यानी कि जो बोर्ड है, इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर मैं आपसे इसकी ब्रेड्थ पूछूं या अगर आप इसको उसकी हाइट बोल लीजिए, तो इसकी ब्रेड्थ भी आप इस सिमिलर तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हुआ एक मेजरमेंट, ये हुआ मेजरमेंट की अंडरस्टैंडिंग। मेजरमेंट की अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हमारे पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो जिसको हम डायरेक्टली यूज करके, जिसपे कुछ वैल्यूज कैलिब्रेटेड हो और जिसको हम डायरेक्टली यूज करके किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सिस्टम से रिलेटेड कोई फिजिकल क्वांटिटी डिटरमाइन कर पाए। तो ऐसा करने की जो प्रोसेस होती है वो मेजरमेंट कहलाती है। क्या प्रोसेस है मेजरमेंट? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी बाय यूजिंग अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए डिजाइन होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इसकी लेंथ और ब्रेड्थ, अगर आप इसके बारे में, इसके मास के बारे में बात करें तो वो भी आप एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से बड़े इजीली मेजर कर सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, लेंथ, ब्रेड्थ बोल लीजिए, हाइट बोल लीजिए वो, या इसका मास ले लीजिए। आप टेम्परेचर भी इसका डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, एक थर्मोमीटर यूज करके आप इसका टेम्परेचर भी डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। और भी हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो जिनको आप डायरेक्टली मेजर कर पाए इस ऑब्जेक्ट के लिए। और मेजरमेंट का मतलब मैंने क्या बताया, आपने एक इंस्ट्रूमेंट यूज करा और डायरेक्टली उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू आपने मेजर कर ली, आपको उस इंस्ट्रूमेंट ने डायरेक्टली वो वैल्यू दे दी। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन के बारे में। तो कैलकुलेशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए अगेन वापस इस बोर्ड पर आ जाते हैं और अभी हमने लेंथ और ब्रेड्थ की बात करी थी।
आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके मैं इसका एरिया डायरेक्टली मेजर कर सकता हूं? कोई सा इंस्ट्रूमेंट है? मुझे नहीं लगता कोई है। सिमिलरली इस रूम की अगर मैं बात करूं तो इस रूम की मैं लेंथ बड़ी इजीली मेजर कर सकता हूं, हाइट बहुत इजीली मेजर कर सकता हूं, ब्रेथ बहुत इजीली मेजर कर सकता हूं। बट अगर मैं बोलूं इस रूम के फ्लोर का एरिया कितना है, उसको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट मेरी नॉलेज में तो नहीं है। अगर आपकी नॉलेज में तो प्लीज कमेंट से मुझे बताइए। सिमिलरली अगर मैं इस रूम की वॉल्यूम की बात करूं तो अगेन उसको डायरेक्टली मेजर करने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट मुझे नहीं लगता कि अवेलेबल है। तो बात यहां यह आती है कि जिन क्वांटिटीज को डायरेक्टली मेजर नहीं करा जा सकता उनको हम इनडायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल टूल्स, या जिसको हम मैथमेटिकल फॉर्मूले बोलते हैं। मैथमेटिक्स का यूज करके, मैथमेटिकल टूल्स का यूज करके हम उन क्वांटिटीज के बारे में जिनके बारे में हम डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं कर सकते उनकी वैल्यू निकालने का काम हम करते हैं मैथमेटिकल टूल्स का यूज करके। अब मैथमेटिकल टूल्स का यूज करके बेसिकली फॉर्मूलाज का यूज करके हम कैसे करते हैं ये काम? फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बोर्ड के एरिया की बात करूं तो उसको सिंपली मेजर किया जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। जो इस बोर्ड की लेंथ है उससे इसकी मैं ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। बट यहां जो लेंथ है और ब्रेथ है वो मुझे कैसे मिलेगी? इस काम से, मेजरमेंट से मुझे इसकी लेंथ और ब्रेथ मिलेगी और फिर उस वैल्यू को, उन दोनों वैल्यूज को मैं किसी एक फॉर्मूला में पुट करूंगा जिससे मुझे एरिया मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, जिस जिस रूम में मैं खड़ा हूं उस रूम की अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो मुझे मेजर करनी पड़ेगी उसकी लेंथ, मुझे मेजर करनी पड़ेगी उसकी ब्रेथ और मुझे मेजर करनी पड़ेगी उसकी हाइट। और फिर हमने लॉजिकल कैलकुलेशंस, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से एक फॉर्मूला बनाया है कि भाई किसी भी रूम की जो वॉल्यूम है, क्यूबॉटल रूम की जो वॉल्यूम है वो मेजर कर कैलकुलेट करी जाएगी इस तरीके से। तो हमने किया क्या यहाँ पर? हमने जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं इस चीज के, वॉल्यूम के जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है क्या है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, उनको पहले मेजर किया। उनको मेजर करने के बाद फिर हमने क्या कर दिया? हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में उनको पुट कर दिया और उसके बाद हमको उसकी कुछ वैल्यू मिल जाएगी, कुछ आंसर हमको मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब मेजरमेंट और कैलकुलेशन में डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका होगा। अब ये इतनी सारी कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं, आप बोलेंगे सर क्या जरूरत है मेजरमेंट और कैलकुलेशन की? जी नहीं, बहुत ज्यादा जरूरत है। बिकॉज अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हर तरह की पढ़ाई के लिए डिसिप्लिन चाहिए होता है। तो फर्स्ट थिंग इज, ये एक डिसिप्लिन का पॉइंट है कि भाई मेजरमेंट को आप मेजरमेंट बोलिए, कैलकुलेशन को आप कैलकुलेशन बोलिए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि फिजिक्स में बहुत बार ऐसा होता है कि आप चीजें ड्राफ्ट करते हैं, चीजें आप लिखते हैं और आप कोई क्वांटिटी का नाम लिखते हैं और फिर उसके आगे आप लिख देते हैं दिस क्वांटिटी विल बी मेजर्ड बाय। अब वो क्वांटिटी अगर मेजर करी जा सकती होगी तभी तो लिखा जाएगा उसके बारे में ऐसा, विल बी मेजर्ड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। स्टेटमेंट ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर आप एक हाई स्कोरिंग स्टूडेंट हैं और अगर आप एक ऐसी गलती करते हैं तो फिर आप एग्जामिनर की मर्सी पर हैं, एग्जामिनर की दया पर हैं। वहां एग्जामिनर आपकी उन बातों के लिए मार्क्स आपके कट कर सकता है। तो आप मार्क्स अगर लूज नहीं करना चाहते और इन जनरल भी अगर आप अपनी बातों को, अपने आइडियाज को सही तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये डिफरेंस को समझना हमारे लिए जरूरी है कि मेजरमेंट क्या होता है और मेजरमेंट के अलावा कैलकुलेशन क्या होता है। चलिए अब आ गई हमारी बात किस बात पर कि भाई हमें मेजरमेंट समझ में आ गया, कैलकुलेशन समझ में आ गया, फिजिकल क्वांटिटी की हमको काम को मतलब समझ में आ गया, उसकी वैल्यू डिटरमाइन कैसे करी जाती है वो हमको समझ में आ गया। अब बात हम करते हैं थोड़ा सा वैल्यू के बारे में। तो वैल्यू के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं और आगे और डिटेल में। अगर मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू के बारे में बात करूं और अगर मैं वैल्यू को डिनोट करूं स्मॉल v से, जैसे कि अगर मैं बोलूं इस मार्कर की जो लेंथ है तो कोई भी जो वैल्यू होगी अगर मैं उसको स्मॉल v से डिनोट करूं तो वो बनती है दो कंपोनेंट से हमेशा और हमेशा। फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है वो होता है एक नंबर और जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो उस नंबर से मल्टीप्लाई करे जाने वाली एक रिलेवेंट यूनिट। अब ये दोनों करते क्या हैं, नंबर क्या करेगा और यूनिट क्या करेगी? तो जो नंबर है वो इस फिजिकल क्वांटिटी से एसोसिएटेड जो ये क्वेश्चन है हाउ मच, उसका जवाब देगा। यानी कि अगर मैं अगेन मार्कर की लेंथ के बारे में बात करूं तो हाउ मच इज द लेंथ का सीधा सीधा जवाब मिल जाएगा मुझे जो नंबर होगा उससे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर एसोसिएट कर दूं इस मार्कर की लेंथ के साथ 10, तो मैं समझ सकता हूं कि हाँ इसकी लेंथ जो है वो 10 के आसपास होगी। बट यहां एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक पर्सपेक्टिव नहीं दिया है। पर्सपेक्टिव मतलब ये कि मैंने ये समझाने की कोशिश नहीं करी है कि ये किन 10 चीजों के बराबर है। तो उस पर्सपेक्टिव को देने के लिए हम यूनिट का यूज करते हैं। तो यूनिट जो है वो हमको बताती है कि ये जो नंबर है
ये नंबर किस चीज से एसोसिएट किया जाना चाहिए, what should the number be associated with to give the correct understanding of the value of that physical quantity. For example, अब अगेन अगर मैं इस मार्कर की लेंथ के बारे में बात करूं, लेट्स यूज स्मॉल l फॉर राइटिंग दैट, तो मैंने बोला मैंने नंबर एसोसिएट कर दिया 10, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं 10 सेंटीमीटर्स के बारे में बात कर रहा हूं। अब ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुई, और इसको जब हम शॉर्ट में लिखते हैं तो हम सिंपली लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर्स। तो ये जो बात समझाई जा रही है वो क्या समझा रहा है कि हमने नंबर लिया एक 10, और उस 10 वो 10 हमने क्या ली है चीजें, 10 हमने लिए हैं सेंटीमीटर्स, जिनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो इसकी पूरी लेंथ बन जाएगी। तो यूनिट बेसिकली क्या कर रही है, यूनिट कोई एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, जिससे हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी की कोई वैल्यू बन जाती है। इसको समझने के लिए जरा एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं इस मार्कर के बॉक्स की बात करूं, तो जब ये मार्कर का बॉक्स मैंने परचेज किया तो उसमें लिखी थी एक टेबल जैसी बनी थी, और उसमें क्वांटिटी लिखा हुआ था। क्वांटिटी मतलब इस बॉक्स के अंदर कितने मार्कर्स हैं ये, और वो लिखने का जो तरीका था वो ये था 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 यूनिट। अब आप बोलेंगे सर ठीक है, इसका मतलब सीधे सीधे ये हो गया 10 यूनिट्स, मतलब एक यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 1 नंबर, जिससे कि मुझे मालूम पड़ा मार्कर के बॉक्स को ही देखकर कि मार्कर के बॉक्स में कितने मार्कर्स हैं। सिमिलरली अगर इसकी मैं कॉस्ट की बात करूं, तो जो कॉस्ट लिखी थी वो ऐसे लिखी हुई थी 10 मल्टीप्लाइड बाय 50। तो यहां ये क्या हुआ, 50 रुपीज मान लीजिए आप, यहां ये क्या हुआ, 10 है ये नंबर, और 50 रुपीज हो गई यूनिट। 50 रुपीज कैसे, इस एक यूनिट की जो वैल्यू है, एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज है, और ऐसी कितनी यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं, तो हम सिंपली लिख सकते हैं 500 रुपीज। तो मेरे ख्याल से मैंने क्लियर कर दिया है कि वैल्यू के दो कंपोनेंट्स क्या हैं, एक नंबर कंपोनेंट और दूसरा यूनिट कंपोनेंट। और नंबर कंपोनेंट जो है वो हमको एक्चुअली वैल्यू का जो बताता है वो मैग्नीट्यूड बताता है। फिजिक्स में हम एक वर्ड यूज करते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का सिंपल मीनिंग होता है हाउ मच ऑफ एनीथिंग इज देयर, कोई चीज कितनी है वो उस चीज का मैग्नीट्यूड होती है। तो अब हमने वैल्यूज के बारे में जान लिया, वैल्यू क्या होती है, वैल्यू कैसे डिनोट करी जाती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, और उस वैल्यू को बनाने वाले जो दो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं। अब थोड़ा सा और हम आगे जानेंगे यूनिट के बारे में। इधर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है यूनिट, उसके बारे में हम थोड़ा सा और अभी जानेंगे। तो उसको जानने से पहले मैं जरा इस सब चीजों को रब कर देता हूं। ऑलराइट, चलिए तो अब थोड़ा यूनिट्स के बारे में और जानते हैं, और उसके बारे में जानने से पहले छोटा सा एक रिकैप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बता दिया आपको कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसको कि हम मेजर या कैलकुलेट करके, फिजिकल क्वांटिटी इज समथिंग विच कैन बी आइदर मेजर्ड और कैलकुलेटेड। और मेजरमेंट और कैलकुलेशन से हमें क्या मिलता है, हमें फिजिकल क्वांटिटी की मिलती है, जो मिलती है वो होती है वैल्यू। और वैल्यू काहे से बनती है, वैल्यू दो कंपोनेंट से बनती है। वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट। नंबर हमें बताता है उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, और यूनिट हमें बताती है कि हम पहली बात तो किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरा हमको एक पर्सपेक्टिव देती है कि वो नंबर जो एसोसिएट किया गया है वो कितना बड़ा है, वो वैल्यू कितनी बड़ी है, ये हमको एग्जैक्टली समझाती है जो यूनिट है वो। अब यहां से जो ये चैप्टर है ये थोड़ा दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, और हमारा डिस्कशन भी थोड़ा सा दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहले हम बात कर लेंगे थोड़ा सा यूनिट्स के बारे में, मैं पूरा ही वर्ड लिख देता हूँ यूनिट्स। पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा यूनिट्स के बारे में, और यूनिट्स के बारे में बात करने के बाद हम थोड़ा फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में दोबारा बात करेंगे। थोड़ा हम फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड एक डिस्कशन और करेंगे। तो अब थोड़ा यूनिट के बारे में बात करेंगे कि यूनिट एग्जैक्टली होती क्या है। तो एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन है यूनिट की वो ये है कि जो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में वो ये, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन with a certain basic arbitrarily chosen and internationally accepted reference standard called unit। तो तीन बातें यहां पर समझ में आती हैं, तीन बातें समझ में आती हैं कि यूनिट जो होती है उसके बारे में जो बातें लिखी हैं वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ बेसिक स्टैंडर्ड, दूसरा आर्बिट्ररीली चोजन। आर्बिट्ररीली चोजन मतलब होता है
कि हमने उसकी वैल्यू डिसाइड करी है, हमारे ह्यूमन लैंग्वेज में उसकी वैल्यू डिसाइड हुई है, हमने ये हमें नेचर से, हमने नेचर की कुछ चीजों को ऑब्जर्व करके इसकी वैल्यू बनाई है, आर्बिट्ररली चोजन। और तीसरी बात जो है वो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड लिख देता हूं मैं केवल यहां पर, एक्सेप्टेड। और ये तीनों चीजों के लिए जो एक वर्ड लिखा हुआ है वो ये है स्टैंडर्ड। एक यूनिट एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि बेसिक है, आर्बिट्ररली चोजन है और एक्सेप्टेड है। तो बेसिक का मतलब ये हो गया कि वो एक ऐसी वैल्यू है जिसमें बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाना है, वो एक बेस वैल्यू है, उसमें बाकी नंबर्स मल्टीप्लाई किए जाने हैं। आर्बिट्ररली चोजन का मतलब सिंपल सा हो गया कि ये हमने डिफाइन करी है, हमारी सहूलियत के, हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग हमने डिफाइन करी है, और ये हमको स्ट्रिक्टनेस नेचर की नहीं है हमारे लिए इस पर्टिकुलर यूनिट के बारे में कि भाई ये यूनिट यही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हम चाहें तो यूनिट को किसी और दूसरे तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं। और तीसरा एक्सेप्टेड है, यानी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब मेरी और आपकी यूनिट्स अलग अलग नहीं हो सकती, अगर अलग अलग हुई तो प्रॉब्लम होगी, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, रिसर्च में। तो ये तो हुई यूनिट की एक बेसिक डेफिनेशन, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब यूनिट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद जरा हम बात करेंगे कि एक गुड यूनिट क्या होती है। तो गुड यूनिट के बारे में भी कुछ बातें जो बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने, हमारी कुछ एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन कुछ और टेक्स्ट बुक्स में होती हैं, कि जो गुड यूनिट है फर्स्ट ऑफ ऑल वो होनी चाहिए रिप्रोड्यूसिबल। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब सिंपल सा ये है कि मैंने अगर कोई तरीका डिफाइन करा है एक यूनिट बनाने का, मैंने एक यूनिट बनाई और उस यूनिट को बनाने का मैंने एक तरीका कहीं लिखा, कहीं डिफाइन किया, तो भाई पहली बात तो वो साइंटिफिक तरीका होना चाहिए, उस यूनिट को डेवलप करने का जो मेरा तरीका था वो साइंटिफिक होना चाहिए। और साइंटिफिक होगा तभी उस यूनिट को डेवलप करने के उस तरीके को कोई और अगर फॉलो करेगा तो वापस उस यूनिट की उसी वैल्यू पर आएगा। अब ये डेफिनेशन थोड़ी और क्लियर हो जाएगी जैसे हम फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज और यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे तब। बट रिप्रोड्यूसिबल का मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर कोई यूनिट मैंने डिफाइन करी है तो कोई और भी अगर उसको उस ही मेथड से डिफाइन करे तो उस ही वैल्यू पर पहुंचे जिस वैल्यू पर मैं पहुंचा था, जो वैल्यू मैंने डिफाइन करी है। दूसरी बात, यूनिट होनी चाहिए अनचेंजिंग। अनचेंजिंग मतलब ये कि यूनिट की वैल्यू होनी चाहिए फिक्स्ड। यूनिट की वैल्यू ऐसी नहीं हो सकती कि जब मन करा तब चेंज कर दी। 1 किलोमीटर की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। 1 किलोमीटर की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जो सभी लोगों को पता हो कि पहली बात तो क्या वैल्यू होती है, और सभी लोगों के हिसाब से एक ही वैल्यू होनी चाहिए। पर्सन टू पर्सन यूनिट की वैल्यू डिपेंड नहीं कर सकती, यूनिट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं हो सकती, टाइम टू टाइम भी चेंज नहीं हो सकती। 1 किलोमीटर आज भी 1 किलोमीटर ही रहना चाहिए और आज से 100 साल के बाद भी 1 किलोमीटर ही रहना चाहिए, अनचेंजिंग। देन कम्स एक और बात कि यूनिट जो होनी चाहिए वो हमेशा प्रॉपर साइज की होनी चाहिए। मतलब कि प्रॉपर साइज का मतलब ये हुआ कि जिस टाइप के मेजरमेंट की हम बात कर रहे हैं उस मेजरमेंट के लिए उस प्रॉपर साइज की यूनिट का इस्तेमाल होना चाहिए जो वहां पर रेलेवेंट है। अगेन फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं इस मार्कर की लेंथ की, तो इस मार्कर की लेंथ में मेजर कर सकता हूं मिलीमीटर में, बिल्कुल कर सकता हूं, सेंटीमीटर में बिल्कुल कर सकता हूं, मैं फीट में भी मेजर कर सकता हूं, मैं मीटर में भी कर सकता हूं, इनफैक्ट मैं किलोमीटर में भी कर सकता हूं, और मैं आपको बता दूं मैं इसको लाइट ईयर में भी मेजर कर सकता हूं। बट प्रॉब्लम वहां पर ये होती है कि अगर आप कोई इम्प्रॉपर साइज की यूनिट यूज करते हैं तो नंबर बहुत बड़ा उसके साथ एसोसिएट आपको करना पड़ जाता है। जो नंबर आप एसोसिएट करेंगे वो एक बहुत ही बड़ा नंबर एसोसिएट करना पड़ जाएगा अगर मैं इस मार्कर की लेंथ की बात करूंगा किलोमीटर में तो। और वहां प्रॉब्लम ये आती है, आप बोलेंगे ठीक है सर एक नंबर ही तो है उसको झेल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप बड़ा नंबर लेंगे तो उसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके अलावा उसको बार बार लिखने में आपको टाइम, इंक, स्पेस, पेपर सबको ज्यादा वेस्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात एक और प्रॉब्लम होगी कि जब वो आप कोई इंसान उस चीज को जब पढ़ेगा, अगर मान लीजिए 0.0000001 किलोमीटर इस मार्कर की लेंथ अगर लिखी हुई है तो प्रॉब्लम, पहली बात तो इतने सारे जीरोज रीड करने हैं, जीरोज रीड करने के बाद नंबर ऑफ जीरोज में अगर थोड़ी बहुत भी गलती होती है तो अगेन एरर क्रिएट होगा। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए एक बहुत बढ़िया तरीका ये है कि प्रॉपर साइज की यूनिट यूज कर ली जाए। इस मार्कर की लेंथ को बताने के लिए सबसे सही यूनिट जो है वो है सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। और जो लास्ट बात है वो इसी बात को अगर हम रिपीट करें कि जो यूनिट है वो होनी चाहिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड।
यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है तो वो एक यूनिट पहली बात तो कहलाएगी ही नहीं, और अगर कहला भी रही है तो वो एक गुड यूनिट नहीं कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ यूनिट जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है वो क्या है? जैसे अभी हम मैं जहां पर खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूं वो है ग्वालियर, जो शहर है उसका नाम है ग्वालियर, वो मध्य प्रदेश में है। और यहां पर एक लोकल यूनिट चलती है लैंड मेजरमेंट की, जिसका नाम है बीघा। 1 बीघा इज इक्वल टू 22,500 स्क्वायर फीट। तो अब ये जो बीघा जो यूनिट है, आप बोलेंगे ठीक है सर पूरे एमपी में बीघा चलती है, बिल्कुल चलती है पूरे एमपी में बीघा, लेकिन आप हरियाणा अगर जाएंगे तो एक यूनिट चलती है वहां पर लोकल यूनिट लैंड मेजरमेंट की, उसका नाम होता है किला। मुझे नहीं पता एक किला कितना होता है, बट आई डोंट रियली थिंक कि ये जो 1 बीघा एमपी का और ग्वालियर का जो है वो एक किला हरियाणा का उसके बराबर का है। ये लोकल यूनिट्स हैं। ऐसे अगर आपने यूनिट सुनी होंगी कोस, कोस है डिस्टेंस मेजरमेंट की यूनिट, यहां से इतने कोस की दूरी पर, उतने कोस की दूरी पर, यहां से कोसों दूर नहीं है ये चीजें। इसी तरह से यूरोप में एक यूनिट किसी टाइम पर चलती थी, शायद अभी भी चलती होगी, फैदम, FATHOM, फैदम। ये जो सारी यूनिट्स मैंने आपको नाम बताए वो सारी यूनिट्स होती हैं लोकल यूनिट्स। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट्स नहीं होती। जो लोकल कम्युनिटी है उस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने हिसाब से, अपने ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग, अपने ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज करके कुछ एक यूनिट डिफाइन कर लेते हैं और उस यूनिट में वो अपना लोकल कामकाज कर रहे होते हैं, बट वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट्स नहीं होती। सिंपली इसलिए नहीं होती क्योंकि वो हर जगह अलग अलग होती हैं। तो कोई भी जो गुड यूनिट होगी वो हमेशा ये चारों चीजें, चारों क्राइटेरिया, चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करेगी, तभी वो एक गुड यूनिट कहलाएगी। अब एक बात और आती है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो बात ये है कि ह्यूमैनिटी का जो एफर्ट था मेजरमेंट को समझने का और मेजरमेंट की टेक्निक्स को डेवलप करने का, और ऑब्वियसली उसी एफर्ट में यूनिट्स को डेवलप करने का भी काम आ ही जाता है, वो एक बड़ा लंबा हिस्टोरिकल एफर्ट है। आज ही यूनिट्स डिफाइन नहीं हुई हैं, यूनिट्स बहुत पहले से चलती आ रही हैं। और जैसा मैंने बताया लोकल यूनिट्स होती थी, लोकल यूनिट्स के अलावा कुछ कुछ मान लीजिए रीजनल यूनिट्स है, मान लीजिए एक कंट्री में कोई एक पर्टिकुलर यूनिट यूज हो रही है जो दूसरी में यूज नहीं हो रही है। तो ऐसे करके जितनी अलग अलग यूनिट्स थी उन सभी यूनिट्स को मिलाकर एक पर्टिकुलर एरिया में जो डेवलप हो गया उसे हम कहते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट। तो बात यहां यह आती है कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं लेंथ, मास और टाइम की, तो यूरोपियन कल्चर में लेंथ की यूनिट बहुत बार, मेनली ब्रिटिश कल्चर में, होती थी फीट, या आप बोल लीजिए उसको फुट, 1 फुट। मास की यूनिट जो होती थी अगेन ब्रिटिश कल्चर में वो थी पाउंड। और टाइम की यूनिट फॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट हमेशा से सेकंड ही रही है, मैं ऐसे लिख रहा हूं उसको। तो इन तीनों यूनिट से एक सिस्टम ऑफ यूनिट बन गया जिसको हमने बोला सिंपल FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके बाद लेंथ, मास और टाइम के ही बारे में मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लेंथ, मास और टाइम 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके बारे में ज्यादातर कल्चर्स, ज्यादातर कम्युनिटीज ने मेजरमेंट्स स्टार्ट कर दिए थे। इसके बाद इसी का एक वर्जन जो आता है वो ये आता है कि हमने बोला फीट में हम मेजर नहीं करेंगे, फुट में मेजर नहीं करेंगे, हम तो मेजर करेंगे मीटर में, और हम पाउंड में मेजरमेंट नहीं करेंगे, हम मेजरमेंट करेंगे मास का किलोग्राम में। टाइम को हमने एज इट इज रखा, हम सेकंड में ही मेजर करेंगे। अच्छा, बाय द वे पाउंड आपने बहुत जगह सुना होगा, जब कभी भी आप केक परचेज करने जाते हैं, बर्थडे केक वगैरह, तो वो पाउंड में बनाए जाते हैं। तो ये जो मीटर किलोग्राम सेकंड बना, इसको हमने नाम दे दिया MKS सिस्टम। ऑल राइट, ठीक है। अब ये मीटर किलोग्राम सेकंड का एक सब यूनिट सिस्टम बना जो कि था, मीटर के लिए था हमने बोला सेंटीमीटर, केजी के लिए हमने बोल दिया ग्राम, और सेकंड का हमने सेकंड ही रखा बिकॉज सेकंड अपने आप में एक छोटी यूनिट है तो उसकी हमको सब यूनिट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको हमने बोल दिया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, या फिर CGS सिस्टम। CGS सिस्टम। अब बात यहां यह आती है, ये इतने सारे जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स थे, इनके लिए हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं, साइंस में एक बड़ी अच्छी बात होती है कि बड़े इजीली यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डेवलप हो जाती है किसी भी पर्टिकुलर बात को लेकर, कोई झगड़ा झंझट नहीं रहता है ज्यादातर। तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि भाई एक काम करते हैं, एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स डेवलप करते हैं जो 100% हर जगह, हर देश में साइंटिफिक लिटरेचर में कॉमनली लिखा जाए और उसको एज इट इज यूज किया जाए।
तो उस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हमने अडेप्ट कर लिया मोस्टली मीटर किलोग्राम सेकंड से, बट उसको हमने, उसमें और भी कई सारी चीजें डिफरेंट थी, अकेला वो एमकेएस को एज इट इज नहीं लिया गया था, उसमें कुछ चीजें डिफरेंट थी, वो मैं जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे बता दूंगा, और आप भी आगे जब कभी फिजिक्स पढ़ेंगे तो भी आप जानेंगे। तो उस सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाम दिया गया, और फ्रेंच लैंग्वेज में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को मेरे ख्याल से लिखा जाता है सिस्टमे इंटरनेशनले डी यूनिट्स। आई डोंट नो वेदर माय प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट और नॉट, बट सिस्टमे इंटरनेशनले तो बोला तो हमने उसको कर दिया एस आई, इंटरनेशनल सिस्टम सिस्टम इंटरनेशनल एस आई, और एस आई में भी जो लेंथ की यूनिट थी वो थी मीटर, जो मास की यूनिट थी वो थी केजी, और जो टाइम की यूनिट थी वो थी सेकंड्स। तो अब इन यूनिट्स को हमने एमकेएस सिस्टम की यूनिट्स बोलने के बजाय हमने बोल दिया ये एसआई सिस्टम की स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, सॉरी। एसआई सिस्टम की स्टैंडर्ड यूनिट्स जो है वो है लेंथ की मीटर, मास की केजी और टाइम की सेकंड। अब मीटर किलोग्राम सेकंड की आपको हो सकता है कॉपी लग रही हो, बट नॉट एग्जैक्टली अ कॉपी। अब बात यहां ये आती है, ये सारे जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं इनके बारे में एक बड़ी अच्छी बात होती है, ये क्वांटिटीज हैं सॉरी लिखने से पहले, हाँ, इन सभी सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के बारे में एक बड़ी अच्छी बात होती है कि ये इंटर कन्वर्टेबल सिस्टम्स हैं। मतलब कि अगर मैं बात करूं एफपीएस सिस्टम की, तो एफपीएस सिस्टम में जो मास की यूनिट है वो है 1 पाउंड, कहीं कहीं एलबीएस भी लिखा मिलेगा लैब्स आपको, 1 पाउंड, और उसका अगर मैं आपको सीजीएस वेरिएंट बताऊं तो ग्राम में 1 पाउंड इज इक्वल टू 450 ग्राम। इसका सिंपल सा एमकेएस वेरिएंट आपको मिल जाएगा 0.45 केजी। इसी तरीके से अगर मैं एफपीएस सिस्टम में आपको फुट लिख के बोलूं कि 1 फुट कितना होता है, तो वो सेंटीमीटर्स में हमारे पास सीजीएस सिस्टम में है 30 सेंटीमीटर, और एमकेएस सिस्टम में वो जो है वो है समथिंग लाइक 1/3.5 मीटर्स, 3.5 फीट इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 1/3.5 मीटर विल बी 1 फुट इन एमकेएस सिस्टम। सेकेंड्स ऑब्वियसली हर जगह कॉमन है, तो उसकी कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं बनती। अब आपको यहां पर दिख रहा है कि जब हम 1 यूनिट की, ये सीजीएस सिस्टम में है और ये एमकेएस या फिर एसआई आप बोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने जो बोला कि हम 1 यूनिट को जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो एक कन्वर्जन फैक्टर, बेसिकली एक नंबर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि यहां पर ये चारों नंबर्स हैं। तो क्या सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं? बिल्कुल 100% है, और उनको इंटरकन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम नंबर्स यानी कि कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स का यूज करते हैं। अब ये थी बात पूरी की पूरी यूनिट्स के बारे में, और अब हम आगे इसके थोड़ा सा जानेंगे क्वांटिटीज के बारे में थोड़ा सा, और तो उसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा मैं इन सब चीजों को रब कर दूं, प्लीज वेट। ऑलराइट, तो अपना डिस्कशन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम थोड़ा सा जानते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में और ज्यादा। तो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ह्यूमन कम्युनिटी अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में एंशिएंट टाइम्स में, जब इस ह्यूमन कम्युनिटी का साइंटिफिक एक्सपीरियंस आगे आगे बढ़ रहा था, थोड़ी साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रही थी, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे थे और नए नए एक्सपीरियंसेस हमको मिल रहे थे, तो हमको कुछ क्वांटिटीज के बारे में एक चीज फील हुई, वो ये फील हुई कि पहली बात तो ये क्वांटिटीज ऑलमोस्ट सारे फिजिकल सिस्टम्स और ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिफाइन करी जा सकती हैं। दूसरी बात, ये फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो बार बार हमारे एक्सपीरियंसेस में रिपीट हो रही हैं, कॉमन टू ऑल एक्सपीरियंसेस हैं। और तीसरी बात, इन क्वांटिटीज से मिलकर दूसरी क्वांटिटीज बनाई जा सकती हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कॉमन थी, रिपीटेटिव थी, उनके बारे में हमने एक वर्ड एसोसिएट कर दिया उनसे, उनको हमने एक टर्म दे दी, एक डेफिनेशन दे दी, फंडामेंटल क्वांटिटी हमने उनको बोलना चालू कर दिया। फंडामेंटल क्वांटिटी हम उनको कहते हैं। इनसे बनी डिराइव्ड क्वांटिटीज, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? 7 है, 7 है। उनको एक एक करके मैं लिखता जाता हूं और डिफाइन करता जाता हूं। तो फर्स्ट है लेंथ। अब लेंथ हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी में क्यों आती है? बहुत सिंपल सी बात है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड मोस्ट कॉमन
जो हमारा एक साइंटिफिक एक्सपीरियंस है वो है मूवमेंट, जो मैंने अभी थोड़ी देर से करा, इतनी देर से मैं जो कर रहा हूँ ये सब मूवमेंट है। और मूवमेंट या मोशन को डिफाइन ही नहीं करा जा सकता अगर मैं स्पेस के किसी दो पॉइंट्स के बारे में बात ना करूं और ये ना कहूं कि एक ऑब्जेक्ट ए से लेके बी तक चलकर गया है। और अगर ऐसा हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट ए से लेके बी तक चलकर जा रहा है तो ए से लेके बी तक चलकर जो गया है उसका एक डिस्टेंस होगा, और वो जो डिस्टेंस होगा वो इस ए से लेके बी तक के पाथ की लेंथ के बराबर होगा। तो लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों है? सिंपली इसलिए, जैसा मैंने पहले भी बोला, कि वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो ऑलमोस्ट हर एक सिस्टम से रिलेटेड डिफाइन करी जा सकती है, हर एक सिस्टम से रिलेटेड उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। और दूसरी बात ये कि वो एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस से एसोसिएटेड है जिसको हम मोशन कहते हैं। नेक्स्ट बात जो आती है वो आती है मास की। तो मास, अगेन मास एक फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी इसलिए मानी जाती है, फंडामेंटल क्वांटिटी इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट क्या, एक्चुअली हर एक मैटर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डिफाइन करी जा सकती है, मेजर करी जा सकती है, कैलकुलेट करी जा सकती है। तो हमारे आसपास जितने ऑब्जेक्ट्स आप सब देख रहे हैं सब में मास है, बिकॉज सब में मैटर है। मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी है मास। और हम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं आजकल के हमेशा से जो हमारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस, साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई है उसमें मैटर एक इनएविटेबल कंपोनेंट रहा है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। तो मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मास, इसीलिए मास जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। देन कम्स टाइम। अब जैसे मैंने लेंथ को डिफाइन करा पाथ लेंथ से या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट से, मास को मैंने डिफाइन करा क्वांटिटी ऑफ मैटर से, उसी तरह से क्या मैं टाइम को डिफाइन कर सकता हूं? जी नहीं। टाइम को मैं डिफाइन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि टाइम के अभी तक कोई एक्सेप्टेड क्लियर फिजिकल डेफिनेशन हमारे पास नहीं है। तो हमने टाइम को फिर फिजिकल क्वांटिटी में रखा क्यों है? इसीलिए रखा है क्योंकि हमारा माइंड टाइम को परसीव कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है। और एक्सपीरियंस हमारा माइंड टाइम को कैसे करता है? चेंज के फॉर्म में एक्सपीरियंस करता है। हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट है उसमें जो भी चेंजेस हमको होते हुए फील हो रहे हैं, उन चेंजेस की एक कंटिन्यूस जो सीरीज होती है उसको हमारा माइंड परसीव करता है और उसको हम कह देते हैं टाइम। उस फिजिकल क्वांटिटी को जो कि चेंज को हमें एक्सपीरियंस करने में हेल्प करती है उसे हम कह देते हैं टाइम। और टाइम भी मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस है, मोस्ट कॉमन फिजिकल एक्सपीरियंस है, साइंटिफिक एक्सपीरियंस है हमारे अपनी खुद की लाइफ का भी, और आज तक जितने भी स्टडीज हुई हैं, जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए उनका सबका एक मोस्ट कॉमन जो एक्सपीरियंस है वो है टाइम। इसीलिए टाइम इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी। इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब इलेक्ट्रिक करंट की क्लियर डेफिनेशन हमारे पास है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिक करंट। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो आपने फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम पर इलेक्ट्रिक करंट को चार्ज नाम की दूसरी क्वांटिटी का यूज करके डिफाइन कर दिया। बट बात यहां यह आती है कि हमने इलेक्ट्रिक करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी में इसलिए रखा है क्योंकि हमारी जो खुद की बॉडी है हम इसी को यूज करके दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं, सेंस ऑर्गन्स को यूज करके। और हमारी बॉडी में कोई ऐसा सेंस ऑर्गन नहीं है जो डायरेक्टली रखे हुए स्टैटिक चार्ज को, अगर ये ऑब्जेक्ट चार्ज है और ये चुपचाप शांति से मुझसे दूर रखा हुआ है, तो मेरे पास कोई ऐसा सेंस ऑर्गन नहीं है जिसके थ्रू मैं इसको डिटेक्ट कर पाऊं कि इसमें चार्ज कितना है। वो एक ही कंडीशन में मुझे समझ में आएगा, पहली बात कि इसमें चार्ज है और कितना है वो मुझे एक ही कंडीशन में समझ में आएगा, जब मैं जाके इसको टच करूं। और टच करने के बाद भी जब तक वो चार्ज मूव करके मेरी बॉडी के अंदर नहीं ट्रेवल करेगा तब तक ना मुझे फील होगा, ना मुझे समझ में आएगा कि उसमें कितना चार्ज था भी कि नहीं था। तो अब आप बोलेंगे सर ये तो चार्ज समझ में आ गया, चार्ज समझ में नहीं आया है। हमको समझ में आता है इलेक्ट्रिक करंट। हमारी बॉडी परसीव कर सकती है, फील कर सकती है इलेक्ट्रिक करंट को। किस चीज को? चार्ज के मोशन को। मैंने क्या बोला अभी चार्ज जब तक मूव करके हमारी बॉडी के अंदर नहीं ट्रेवल करेगा तब तक हम उसको फील नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो हम केवल और केवल मूविंग चार्ज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और मूविंग चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हमारी बॉडी इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट कर सकती है, मूविंग चार्ज को कर सकती है, स्टैटिक चार्ज को नहीं कर सकती, इसीलिए हमने इलेक्ट्रिक करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी में रखा। सेकेंडली हमारे साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस में भी हम चार्ज से पहले इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर कर चुके थे, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट इज वन ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद बात आती है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, यानी कि सिंपली टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर क्या है? आपको सभी को पता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस।
If anything is hotter, we say that it has higher temperature. If anything is colder, we say that it has lower temperature. या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, हायर टेम्परेचर मतलब हॉटर, लोअर टेम्परेचर मतलब कोल्डर. अब क्या ये बात हम ही समझा सकते हैं, हम ही बोल सकते हैं? जी नहीं. कोई भी ऑर्गेनिज्म ये बात बड़े अच्छे से समझता है कि सनलाइट के नीचे कोई चीज ज्यादा है और सनलाइट से दूर यानी कि छाया में कोई चीज कम है. फायर के अराउंड कोई चीज ज्यादा है, फायर से दूर कोई चीज कम है. तो वो क्या है जो ज्यादा है फायर के आसपास और कम है फायर से दूर? वो है सीधे सीधे टेम्परेचर. तो टेम्परेचर एक मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो फंडामेंटल क्वांटिटी में रखा गया है. नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ मैटर. अब आप बोलेंगे सर ये तो आप रिपीट कर रहे हैं, अभी तो आपने मास के लिए बोला मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो अब आप अमाउंट ऑफ मैटर दोबारा क्यों लिख रहे हैं? क्या डिफरेंस है अमाउंट ऑफ मैटर और मास में? डिफरेंस बहुत सिंपल सा है. मास करता है बल्क मैटर के बारे में बात, इस ऑब्जेक्ट में एज अ होल कितना मैटर है उसके बारे में मास बात करता है. और इसको अगर मैं थ्रो करूं तो इसका मास क्या इफेक्ट क्रिएट करेगा, गिराऊं तो मास क्या इफेक्ट क्रिएट करेगा, कुछ और बाकी सारी चीजें. अमाउंट ऑफ मैटर एक्चुअली बात करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में. मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर इज आल्सो द क्वांटिटी ऑफ मैटर, बट इन अ डिफरेंट सेंस, इन अ डिफरेंट वे. अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर की क्वांटिटी ऐसे है कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात करता है. अब आप बोलेंगे सर इस ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स तो बहुत ही छोटे होते, तो हम इनको काउंट कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे? तो उसका एक तरीका आपको 9th क्लास में पढ़ाया जाता है जो कि होता है मोल कॉन्सेप्ट. तो अमाउंट ऑफ मैटर मतलब बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एन ऑब्जेक्ट या इन अ सिस्टम. लास्ट आती है बात, जो फिजिकल क्वांटिटी आती है वो आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी. अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सीधा सा मतलब है किसी भी लाइट की ब्राइटनेस कितनी है, वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी. कोई भी लाइट सोर्स आपके आसपास आपको लाइट दे रहा है, लाइट एमिनेट कर रहा है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, उस लाइट सोर्स की ब्राइटनेस कितनी है वो होती है उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी. क्या ये एक फंडामेंटल फिजिकल एक्सपीरियंस है? बिल्कुल है. हमारी आंखों के अंदर जो रेटिना है उस पे जो सेल्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स का कलर जो है वो डिटेक्ट करते हैं और उनसे आने वाली लाइट कितनी ब्राइट है वो डिटेक्ट करते हैं. तो हमारी बॉडी में डायरेक्टली हमारे पास सेंसर्स ऐसे हैं जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. इसीलिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वो आती है फंडामेंटल क्वांटिटीज में. अब क्योंकि ये क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और इनको मेजर किया जा सकता है, तो मेजर करने के बाद जो भी इनके साथ नंबर एसोसिएट किया जाएगा उसके साथ साथ में हमको एक यूनिट भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को जिन यूनिट्स में मेजर किया जाता है वो कहलाती हैं फंडामेंटल यूनिट्स. वेरी सिंपली फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करे जाने वाली यूनिट्स जिसमें उनको मेजर किया जाता है वो कहलाती हैं फंडामेंटल यूनिट्स. तो हर एक क्वांटिटी से रिलेटेड एक रेलेवेंट यूनिट है, एक कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट है. अभी हम उन सारी यूनिट्स के बारे में एक एक करके देखते हैं. मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं इन सब चीजों को थोड़ा एडजस्ट करता हूँ. हाँ जी, तो फंडामेंटल यूनिट्स. अब एक काम करते हैं कि करके इन सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज की फंडामेंटल यूनिट्स को डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास जो आती है क्वांटिटी वो आती है लेंथ, और जो उसकी यूनिट है उसका नाम है मीटर, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम के सिंबल से, स्मॉल एम के सिंबल से. कैपिटल एम से नहीं करेंगे, स्मॉल एम से करेंगे. और हमेशा यूनिट को डिफाइन करा जाता है. तो 1 मीटर को जो डिफाइन करा जाता है वो कैसे किया जाता है? 1 मीटर वो डिस्टेंस है जो कि लाइट ट्रैवल कर लेती है ऑफ अ सेकंड में. इतने बड़े पार्ट ऑफ अ सेकंड में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको हम कहते हैं 1 मीटर. यानी कि एक बहुत ही छोटे से टाइम ड्यूरेशन की हमने बात करी, उतने टाइम ड्यूरेशन में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसको हम कह देंगे 1 मीटर. अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने लाइट की स्पीड और टाइम को लेकर डिफाइन कर दिया मीटर को, आप तो कह रहे थे मीटर जो है फंडामेंटल यूनिट है. अभी भी ये फंडामेंटल यूनिट ही रहेगी, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया गया था फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन. मैंने आपको क्या समझाया था कि ये वो चीजें हैं जो हमको नेचर के एक्सपीरियंसेस से मिली. हमने जो नेचुरल एक्सपीरियंसेस से जो हमने क्वांटिटीज और यूनिट्स डिफाइन करी हैं उनको हम कह रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स. तो ये जो लाइट की जो यूनिट है, लाइट का जो मोशन है, लाइट का जो प्रोपगेशन है, वो एक बहुत ही नेचुरल एक्सपीरियंस है जो हमको नेचर से डायरेक्टली मिला है और हमने उसका यूज करके डिफाइन किया है 1 मीटर को. अब एक बात और समझ लीजिए, वैक्यूम में लाइट की स्पीड फिक्स है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता.
तो क्या 1 मीटर को चेंज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसीलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि आपने एक अनचेंजिंग क्वांटिटी को यूज करके मीटर को डिफाइन कर दिया है। 1 मीटर को डिफाइन करा है अनचेंजिंग क्वांटिटी को यूज करके। तो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, एक गुड यूनिट कौन सी होती है? जो अनचेंजिंग हो। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, क्या हम बार बार इस नंबर को कैलकुलेट करने के बाद 1 मीटर पे पहुंचेंगे? जी हाँ, पहुंचेंगे। तो ये हुई यूनिट रिप्रोड्यूसिबल। और लाइट की स्पीड का एक्सपीरियंस यूनिवर्सल है, थ्रू आउट द वर्ल्ड कॉमन एक्सपीरियंस है। लाइट की स्पीड सेम है और लाइट की स्पीड के बारे में सभी जो साइंटिस्ट हैं पूरी कम्युनिटी के, उनके बारे में वो सभी एक मत हैं, इसीलिए ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट हुई। तो ये हुई फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट यानी कि मीटर। अब बात करते हैं मास के बारे में, जिसकी जो यूनिट है उसका नाम है किलोग्राम, और पूरा लिखने के बजाय मैं सिंपली लिख रहा हूं केजी। स्मॉल के और स्मॉल जी इनका यूज करके हम डिफाइन करते हैं, हम डिनोट करते हैं मास की यूनिट को। अब ये है कितना? इसके लिए एक बहुत सिंपल सी बात है। एक जगह है, कंट्री का नाम है फ्रांस, उसी कैपिटल है पेरिस, उसके पास एक छोटी सी और जगह है जिसका नाम है सेवरेस, SEVRES। वहां पर एक सिलेंडर रखा हुआ है, सॉलिड सिलेंडर है, और ये जो सिलेंडर है ये प्लैटिनम प्लस इरिडियम, ये दो मेटल्स हैं, इनका एक एलॉय है, और इसका मास हमने बोल दिया है सिंपली 1 किलोग्राम, 1 kg। तो एक ऑब्जेक्ट है ये सिलेंडर, प्लैटिनम और इरिडियम से बना हुआ, वो जो ऑब्जेक्ट है उसका मास जो भी कुछ है हमने कह दिया 1 kg है। अब इस मास के बराबर के जितने मासेस हैं पूरी दुनिया में वो सारे 1 kg हैं। इससे अलग जितने मासेस हैं उनमें से कोई भी 1 kg नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड मास हो गया 1 kg का। अगेन नेचुरल एक्सपीरियंस, एक ऑब्जेक्ट है, हमने उसका मास लिया, हमने बोल दिया ये 1 kg है, जो भी है। अंडरस्टूड? नाउ कम्स द डेफिनेशन ऑफ टाइम, सॉरी द डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ टाइम। और टाइम की जो यूनिट है वो है सिंपली सेकेंड्स, जिसको हम डिनोट करते हैं एस से, स्मॉल एस, ये स्मॉल एम से, ये स्मॉल के स्मॉल जी को एक साथ लिखने से केजी से, और ये स्मॉल एस यानी कि सेकंड। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सेकंड क्या होता है, 1 सेकंड कितना होता है? तो 1 सेकंड कितना होता है उसको समझने के लिए थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। हमने एक एटम लिया, एक एटम जिसका नाम है CS, सीजियम, और जिसका मास नंबर है 133। तो ये है सीजियम 133 एटम। सीजियम 133 एटम की हमने ली ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि इसको बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करी जा रही है, कोई एनर्जी इसको बाहर से सप्लाई नहीं करी जा रही है, उसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ऐसी स्टेट में भी इसकी कुछ एनर्जी होगी क्योंकि इसके इंटरनल पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स कुछ मूवमेंट्स कर रहे हैं। तो इसकी उस कंडीशन में जो एनर्जी होगी, इस ग्राउंड स्टेट सीजियम एटम की जो एनर्जी होगी, हमने उसको मान लिया कि वो एनर्जी इस लेवल पे है, इस एनर्जी लेवल पर है। मान लिया कि कोई भी एक्स एनर्जी लेवल पर वो अभी सीजियम ग्राउंड स्टेट का एक एटम है, सीजियम 133 का ग्राउंड स्टेट का एक एटम है इस एक्स एनर्जी लेवल पर। अब हमने क्या करा, हमने इसको ऑब्जर्व किया और इंटरनल चेंजेस के वजह से ही इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ती है। आप देख पा रहे हैं एक्स और वाई जो है वो बहुत ही नजदीक हैं। तो एक्स और वाई को हमने बोल दिया हाइपर फाइन लेवल्स। हाइपर फाइन लेवल्स मतलब जो एक दूसरे के बेहद, बहुत ही ज्यादा, सुपर से भी एक वर्ड ऊपर जो है वो हाइपर है। हाइपर फाइन लेवल्स दो जो हैं एक्स और वाई, उनके बीच में जब इसकी एनर्जी मान लीजिए एक्स से वाई जाती है और वाई से वापस एक्स आती है, तो ये जो एक चेंज जो है एक्स से वाई और वाई से एक्स आना, उसको हम कहते हैं एक ट्रांजिशन। जब कभी ऐसा होगा कि सीजियम एटम की जो पूरी ओवरऑल एनर्जी है वो एक्स से थोड़ी सी ऊपर वाई जाए और वाई से जब वो नीचे आए तो वो एक साइकिल ऑफ रेडिएशन एमिट करेगा, एक साइकिल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। एमिट करेगा मतलब दुनिया को देगा, बाहर निकालेगा। अब ऐसी जब साइकिल्स निकल आती हैं, कितनी?
देखिए जरा कितनी, ऐसी साइकिल्स अब हमारे पास आ जाती हैं 9192 631 770। जब इतनी साइकिल्स हमको, इतने नंबर ऑफ रेडिएशन हमको सीजियम 133 ग्राउंड स्टेट एटम के दो हाइपरफाइन लेवल्स के बीच में मिल जाते हैं, तब वो टाइम पीरियड कहलाता है। जितने टाइम में ये सारे के सारे हमको ट्रांजिशंस मिल जाते हैं, वो ट्रांजिशंस का जो टाइम पीरियड है टोटल, वो कहलाता है 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड कितना है? 1 सेकेंड उतना टाइम ड्यूरेशन है जितना कि 9192631770 रेडिएशंस लेते हैं। कौन से रेडिएशंस? जो तब प्रोड्यूस होते हैं जब सीजियम 133 का एक एटम जो कि ग्राउंड स्टेट में है, वो दो हाइपरफाइन एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन करता है। तो अगर दोबारा समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं, सीजियम 133 एटम का ग्राउंड स्टेट का हमने, सीजियम 133 का हमने ग्राउंड स्टेट का एक एटम लिया, उसके एनर्जी को ऑब्जर्व किया, और एनर्जी लेवल्स में दो जो बहुत ही नजदीक लेवल थे जिनको हमने हाइपरफाइन लेवल्स बोला, उनमें जब ये एटम्स जंप कर रहा है, जंप कर रहा है यानी कि इसकी एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी कम हो रही है। ऑब्जेक्ट जो एटम है वो फिजिकली जंप नहीं कर रहा है, एटम की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ी, थोड़ी सी कम हुई, जब वो कम होगी तो रेडिएशन बाहर निकलेगा। ऐसे रेडिएशंस जब इतने सारे बाहर निकल आते हैं, जितने टाइम ड्यूरेशन में इतने सारे बाहर निकल के आएंगे, उसको हम कहेंगे 1 सेकेंड। लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, कठिन डेफिनेशन है समझने के लिए, लेकिन आप अगर एक बात ध्यान से समझ लीजिए, बहुत हाईली एक्यूरेट डेफिनेशन है, ऐसी डेफिनेशन है जो कभी चेंज नहीं होने वाली। सीजियम 133 का ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लेवल हमेशा सेम रहेगा, उसमें नंबर ऑफ इतने रेडिएशंस बाहर निकालने के लिए वो एक बराबर ही टाइम लेगा हमेशा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं ये बहुत बार इस चीज को एक्सपीरियंस करके देख चुके हैं। अगेन यूनिट इज रिप्रोड्यूसिबल। बार बार सीजियम 133 एटम पे जब एक्सपेरिमेंट्स करे गए कि उसके इतने नंबर ऑफ हाइपरफाइन रेडिएशंस कितने टाइम में हो रहे हैं, तो हर बार वो टाइम ड्यूरेशन उतना ही आया जितना 1 सेकेंड होता है। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन 1 सेकेंड। अगेन डिफिकल्ट है लेकिन क्लियर है, नेचर से एक्सपीरियंस लेकर हमने इस डेफिनेशन को बनाया है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो है एम्पियर, और एम्पियर को रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल ए से, स्मॉल ए से मत करिएगा, गलत होगा, कैपिटल ए से करा जाता है। अब एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर हम किसको कहते हैं? तो 1 एम्पियर करंट आप बोलेंगे सर वो 1 कूलम ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय 1 सेकंड विल बी गिविंग यू 1 एम्पियर, लेकिन ये नेचर से एक्सपीरियंस नहीं मिला है। 1 कूलम पर सेकंड जो एक्सपीरियंस है, जो डेफिनेशन है, वो हमने बनाई है ऑब्जर्वेशंस करने के बाद, बट नेचर से जो हमको एक्सपीरियंस मिला वो ये मिला कि दो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर्स जो कि बहुत ही पतले हैं, बेसिकली वायर्स मैं बोलूं, नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इनको जब हमने पैरेलल रखा और इनके बीच का जब डिस्टेंस था 1 मीटर, इनमें करंट सेम डायरेक्शन में जब हमने मेंटेन करा तो इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया, एक दूसरे को धक्का दिया। इन दोनों वायर्स में जो इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है उसने इन दोनों को आपस में एक दूसरे को रिपेल करवाया। अब ये रिपल्शन फोर्स जब 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर के बराबर होगा, जब इतना रिपल्सिव फोर्स पर मीटर वो डेवलप कर पाए, तब हम बोलेंगे कि इनके बीच में 1 एम्पियर करंट मेंटेन किया जा रहा है। क्या हो रहा है? दो वायर्स हैं, नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ इसलिए बोला गया है ताकि ये रोटेट ना हो। नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, इनफाइनाइट लेंथ के दो वायर्स हमने लिए, उनमें पैरेलल करंट चल रहा है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और ऐसा होने की वजह से वो आपस में रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं। रिपल्शन जब वो इतना क्रिएट कर लेते हैं तब हम बोलते हैं कि उनमें जो करंट चल रहा है वो 1 एम्पियर के बराबर का करंट चल रहा है। ऑल राइट, दिस वाज 1 एम्पियर। नाउ कम्स the unit of temperature, and the unit of temperature is Kelvin, और केल्विन को रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल के से। स्मॉल के आपने लिखा तो वो किलो नाम के प्रीफिक्स का सिंबल होता है जो कि इधर रेलेवेंट नहीं है, तो केल्विन को कैपिटल के से रिलेवेंट करिए, डिनोट करिए। और यहाँ थोड़ा सा क्योंकि हौच पौच हो रहा है इसलिए थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, केल्विन को के से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने जो यहाँ पर जो बाकी सब चीजें लिखी थी वो हटा दी हैं। अगर आपको उनकी जरूरत है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके उनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। नाउ केल्विन या 1 केल्विन कैसे डिफाइन होता है? 1 केल्विन सिंपल है, काफी सिंपल है इन बाकी सब चीजों के कंपैरिजन में, कि एक टेम्परेचर होता है
और एक पर्टिकुलर प्रेशर की वैल्यू होती है जिस पर वाटर जो है ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में रह सकते हैं, यानी कि सॉलिड भी रह सकता है, लिक्विड भी रह सकता है, गैसेस भी रह सकता है। ऐसे टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर है, वो जो भी टेम्परेचर है, इसका अपॉन 273.16 पार्ट हमने लिया, वो होता है सिंपली 1 केल्विन के बारे में, 1 केल्विन के बराबर। अगेन ये एक नेचर का एक्सपीरियंस है, नेचर से मिला हुआ हमको एक्सपीरियंस है कि हमने क्या किया, हमने देखा वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट है वो एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए हमेशा फिक्स रहेगा। वाटर एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे ट्रिपल पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, और उस ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का हमने ले लिया 273.16 पार्ट, और जिसको हमने लिख दिया किस तरीके से, हमने बोल दिया कि ये है 1 केल्विन। सिंपल। नाउ अब बात आती है अमाउंट ऑफ मैटर की, और अमाउंट ऑफ मैटर है, उसकी यूनिट है मोल, और उसको रिप्रेजेंट करा जाता है MOL के सिंबल से। MOL, ये है मोल। अब 1 मोल कितना होता है हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो 1 मोल सिंपली, 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज सिंपली इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। यानी कि आपने एक सैंपल लिया कार्बन का, उस कार्बन के सैंपल का मास अगर 12 ग्राम है, मेजरेबल मास अगर 12 ग्राम है, तो उसमें जितने एटम्स होंगे वो होंगे 1 मोल के बराबर। एटम्स किसके होंगे? ऑब्वियसली कार्बन के होंगे। तो वो 1 मोल के बराबर होंगे, और 1 मोल के बराबर जब होंगे तो वो होंगे एक्चुअली संख्या में इतने 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन की बात हो रही है। अब ये जो मोल है वो सिंपली एक नंबर है, मोल जो है वो सिंपली एक नंबर है, और उस नंबर को आप किसी भी टाइप ऑफ पार्टिकल से एसोसिएट कर सकते हैं। अगर आप एक मोल वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो 6.023 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर आप एक मोल मार्कर्स की बात करें तो वो 6.023 इंटू 10⁻23 मार्कर्स। मेरे ख्याल से दुनिया में, पूरी दुनिया में इतने सारे मार्कर्स नहीं होंगे। एनीवे, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन 1 मोल। इसके बाद जो बात आती है वो है लास्ट यूनिट, अगेन कैंडेला, और इसको थोड़ा सा मैं, इसके बाद जो बात आती है वो है लास्ट यूनिट, वो है कैंडेला। इसको डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा मैं इन सब चीजों को एडजस्ट कर देता हूं, 1 मिनट का टाइम दीजिए। ओके, तो अब लास्ट जो क्वांटिटी बच रही है उसका नाम है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको मैंने समझा दिया है बेसिकली किसी लाइट सोर्स की ब्राइटनेस, और उसकी जो यूनिट होती है कैंडेला। आप मान के चल सकते हैं कि कैंडल वर्ड से कैंडेला वर्ड बना है। इसको स्मॉल सी और स्मॉल डी को साथ में लिखकर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब 1 कैंडेला कितना होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। 1 कैंडेला जो होता है, जो आपकी बुक है वो उसको ऐसे डिफाइन कर रही है कि कोई एक लाइट सोर्स है। सपोज कीजिए आपने एक टॉर्च शाइन करी, कहीं पर भी आप एक टॉर्च शाइन करते हैं, उस टॉर्च लाइट में से कुछ लाइट रेज निकल रही हैं, हमने उनमें से एक लाइट रे ले ली, और ये जो लाइट रे है ये एक सिंगल कलर की लाइट रे है, जिसको हम कहते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट मतलब जो सिंगल कलर की लाइट है, यानी कि व्हाइट लाइट को मोनोक्रोमैटिक नहीं मान सकते। रेड लेजर लाइट मान लीजिए, ग्रीन लेजर लाइट मान लीजिए, कोई और दूसरे कलर की लाइट मान लीजिए, वो होती है मोनोक्रोमैटिक लाइट। तो ये जो लाइट सोर्स है ये मोनोक्रोमैटिक लाइट निकाल रहा है, और इसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कितनी? 540 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12 हर्ट्ज की इसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। इतनी फ्रीक्वेंसी की मोनोक्रोमैटिक लाइट अगर निकाल रहा है, और इसकी रेडियंट इंटेंसिटी इस ही डायरेक्शन में अगर 1/683 वॉट पर स्टीरेडियन है, तब ये 1 कैंडेला की ल्यूमिनस इंटेंसिटी की लाइट निकाल रहा है। 1 कैंडेला क्या है? 1 कैंडेला वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, उस लाइट सोर्स की ल्यूमिनस इंटेंसिटी है जो कि मोनोक्रोमैटिक लाइट निकाल रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी है, उस लाइट में जो रेडियंट इंटेंसिटी है वो इतनी है, तब ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होगी उस लाइट सोर्स की वो होगी 1 कैंडेला। अब अगेन आप बोलेंगे सर ये तो आपने
दूसरी यूनिट्स को, दूसरी चीजों को यूज करके डिफाइन कर डाला 1 कैंडेला को, तो फिर फंडामेंटल क्वांटिटी कैसे हुआ, फंडामेंटल यूनिट कैसे हुआ? पहली बात, फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसे हुई क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, और दूसरी बात, ये जो सारी क्वांटिटीज हैं, ये नंबर्स जो हैं, ये फिक्स्ड हैं। ये नंबर्स किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी के बारे में फिक्स्ड हैं, ये सॉरी कैंडेला के बारे में फिक्स्ड हैं, इसीलिए कैंडेला को भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी माना जा रहा है। ऑलराइट, तो ये थी सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे फटाफट से जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं और जो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं उनके बारे में। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मुझे थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दीजिए इन सब चीजों को एडजस्ट करने के लिए। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज इधर लिखा हुआ है, ये लिख रहा हूं मैं इधर डिराइव्ड क्वांटिटीज, और बड़ा ही अनक्रिएटिव सा नाम है लेकिन बहुत ही अच्छा क्लियर नाम है। डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब जो डिराइव करी गई है, काहे से? फंडामेंटल क्वांटिटी से, और इन्हीं की यूनिट होती हैं जो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं वो। अब इनके एग्जांपल्स आपको इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है, जो डायमेंशनल एनालिसिस जो पार्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा, बट अभी मैं थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी देने के लिए एग्जांपल्स दे दूंगा। अब डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? जो सिंपली फंडामेंटल क्वांटिटीज, अलग अलग इन सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिलाकर बनाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एरिया की, तो जो एरिया है किसी भी चीज का, वो 2 लेंथ को मल्टीप्लाई करके, ब्रेड्थ भी एक टाइप की लेंथ होती है, उनको मल्टीप्लाई करके बनाया जाता है। और अगर मैं किसी स्क्वायर की बात करूं तो मैं सिंपली लेंथ इंटू लेंथ लिख सकता हूं, एल स्क्वायर लिख सकता हूं। वॉल्यूम सिमिलरली अगर मैं किसी क्यूब की बात करूं तो एल इंटू एल लिख सकता हूं, यानी कि एल क्यूब लिख सकता हूं। तो बेसिकली एक फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने ली और उसको किसी दूसरी या उसी फंडामेंटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर डाला, तो मुझे मिल गई एक डिराइव्ड क्वांटिटी। सिमिलरली जो इसकी यूनिट होगी, जैसे कि लेंथ की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर या मीटर, मीटर ले लीजिए, चलिए मीटर होती है। तो एरिया की जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी? मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। सिमिलरली जो वॉल्यूम की यूनिट बनेगी वो बनेगी मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, यानी कि मीटर क्यूब। ये हुआ एक बेसिक एग्जांपल। इसके अलावा इसी तरीके से अगर मैं बात करूं स्पीड या वेलोसिटी की भी अगर मैं बात कर लूं, तो ये कब हमको मिलती है? जब हम लेंथ को डिवाइड करते हैं टाइम से। स्पीड या वेलोसिटी कैसे मिलती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये क्या हुआ? लेंथ डिवाइड हो रही है टाइम से। क्या लेंथ और टाइम दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल है? बिल्कुल है। और इनकी यूनिट क्या बनती है? लेंथ की यूनिट होती है या डिस्टेंस की यूनिट होती है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड्स। तो मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स जो होती है वो यूनिट होती है स्पीड या वेलोसिटी की। तो डिराइव्ड क्वांटिटी हुई स्पीड या वेलोसिटी, उसकी डिराइव्ड यूनिट हुई मीटर पर सेकेंड। और थोड़ा अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आप एक्सेलरेशन देन फोर्स, चलिए अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो हो जाएगा, एक वेलोसिटी है उसमें से दूसरी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करी जा रही है और इन दोनों को डिवाइड करा जा रहा है टाइम से। तो वेलोसिटी पहली बात तो अपने आप में एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, और उस डिराइव्ड क्वांटिटी को अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटी से डिवाइड कर रहा हूं तो अल्टीमेटली मुझे एक डिराइव्ड क्वांटिटी ही मिल रही है जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। सिमिलरली इनकी जो यूनिट होंगी वो मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड, इससे मुझे जीरो नहीं मिलेगा, इससे मुझे मीटर पर सेकेंड ही मिलेगा। तो मीटर पर सेकेंड यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो मुझे मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है एक और डिराइव्ड यूनिट, और वो किसकी डिराइव्ड यूनिट है? एक्सेलरेशन की, क्योंकि खुद एक्सेलरेशन एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो फोर्स मुझे कैसे मिलता है? जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं मास और एक्सेलरेशन को। ये m फॉर मास है, इधर m फॉर मीटर है, ध्यान रखिएगा। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, बिल्कुल है। एक्सेलरेशन एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, बिल्कुल है। तो इनका जो कंप्लीट जो मुझे मिलेगा, इनका जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा फोर्स, वो भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसी तरीके से मास की जो यूनिट है वो है केजी, जो फंडामेंटल यूनिट है। एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक डिराइव्ड यूनिट है, केजी एक फंडामेंटल यूनिट है। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर मैं लिख दूं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको मैं हम लिख सकते हैं न्यूटन, तो ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड यूनिट हुई एक डिराइव्ड क्वांटिटी की। तो बहुत सिंपल सी बात है, डिराइव्ड क्वांटिटी होती हैं, उनकी जो यूनिट्स होती हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं।
अब डिराइव्ड, ये सॉरी, फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? 7 है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज का क्या नंबर फिक्स है? बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, कितनी भी हो सकती हैं। कभी भी कोई नई रिसर्च पब्लिश होती है, हो सकता है वो कोई नई डिराइव्ड क्वांटिटी को डिफाइन कर दें, और रिसर्च ही पब्लिश नहीं होती है। कोई नया एक्सपेरिमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आप भी एक कोई डिराइव्ड क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं। कोई नया एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, कोई नई नई प्रोसेस आपने डिस्कवर करी, कोई नई प्रोसेस आपने सोची, कोई नई प्रोसेस आपने परफॉर्म करी, आप भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं, बट वो फिजिकली मेजरेबल या कैलकुलेटेबल होनी चाहिए। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज कितनी है? इनफाइनाइट। उनकी डिराइव्ड यूनिट्स कितनी है? इनफाइनाइट, बहुत सारी, अनंत, अनगिनत हो सकती हैं। सो ये सब कुछ था फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज और यूनिट्स के बारे में। अब यहां जो लास्ट टॉपिक बचता है आज की हमारी वीडियो का, वो है रेडियन और स्टीरेडियन। उसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं सबको पहले थोड़ा सा रब कर देता हूं। ओके, तो चलिए अपन वापस आ गए हैं और अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि रेडियन क्या होता है। जैसा आपकी बुक में बताया गया है रेडियन किसे कहते हैं। तो रेडियन में बता दूं, रेडियन यूनिट है प्लेन एंगल की। कहीं कहीं रेडियन को भी फंडामेंटल यूनिट्स में माना गया है, और हम भी मानकर चल सकते हैं कि रेडियन यानी कि एंगल जो है, एंगल एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और रेडियन एक फंडामेंटल यूनिट, हमें मान के चल सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम डिफाइन करते हैं। पहली बात तो एंगल क्या चीज होती है? एंगल तब बनता है जब एक रे हो, रे मतलब एक पॉइंट से ओरिजिनेट होकर दूसरे पॉइंट तक इन्फाइनेटली जाने वाली एक लाइन का एक पार्ट ऐसा है, आप लाइन भी मान के चल सकते हैं, लाइन सेगमेंट भी मान के चल सकते हैं, उसके बराबर की ही दूसरी रे हो और वो दोनों रेज आपस में थोड़ा सा दूर हो, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हों, हम इसे कहते हैं एक एंगल। दिस इज व्हाट वी कॉल एन एंगल। अब क्या एंगल हमारी नेचुरल एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड है? बिल्कुल रिलेटेड है, 100% रिलेटेड है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ, या दो कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक ही पॉइंट पर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जब भी कभी ओपन क्लोज होते हैं तो एक एंगल बनता है। इसी तरीके से ये जो दो एजेस हैं, ये दो एजेस एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड हैं एक दूसरे से और एक ही पॉइंट से ओपन हो रही हैं इस टाइप से, तो एंगल इज वन ऑफ आवर नेचुरल एक्सपीरियंसेस। अब अगर इस रेडियस, मतलब इस रे को मैं घुमा रहा हूं इस टाइप से, तब एंगल बन रहा है। ऑलराइट, तो रेडियस मान लिया जाए इसको, आप बोल लीजिए इसको रेडियस आर, और जो पॉइंट इनके फाइनल एजेस जो लास्ट पॉइंट्स हैं उनको अगर मैं एक दूसरे से कनेक्ट कर दूं तो बना रहे हैं ये एक आर्क। इसको आप मान लीजिए ए, रेडियस है, इसको हमने नाम दे दिया आर। तो अगर मैं आर्क को रेडियस से डिफाइन करूं, सॉरी डिवाइड करूं, ए अपॉन आर अगर करूं, तो ये जो रेशियो पूरा बनेगा इसको मैं बोल दूंगा एंगल। ये मुझे देगा एंगल की वैल्यू जो कि होगी थीटा। अब अगर ये आर्क और रेडियस की वैल्यू इक्वल हो अगर, तो इन दैट केस जो थीटा की वैल्यू होगी वो होगी 1 रेडियन, जिसको हम लिख देते हैं 1 RAD, 1 रैड। तो 1 रैड या 1 रेडियन क्या है? 1 रेडियन वो है, वो एंगल है जिसमें कि रेडियस और आर्क की लेंथ जो है वो सेम है। इसमें नहीं है, अगर सेम बनाई जाए तो। अब यहां बात ये आती है कि ये आर्क की लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है? जरा इसको ऐसे समझ के देखिए। मान लीजिए यहाँ आर्क की लेंथ इतनी है और मैं इसी आर्क की लेंथ को दोबारा लूं और रेडियस की लेंथ जितनी है उसको मैं कम कर दूं, मैं इतना ही रखूं रेडियस की लेंथ को, तो अब जो थीटा बना है, क्या आपको नहीं लगता कि वो इस थीटा से, मान लीजिए थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, क्या आपको नहीं लगता कि थीटा 2 थीटा 1 से बड़ा है? रेडियस हमने छोटी कर दी और आर्क की लेंथ हमने उतनी रखी है, तो जो नया थीटा डेवलप हुआ वो इस थीटा से बड़ा है। यानी कि रेडियस से जो थीटा की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और आर्क लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर मैं इसकी लेंथ को बढ़ा दूं और आर्क लेंथ उतनी ही रखूं, आर्क लेंथ मैंने ऑलमोस्ट उतनी ही रखी है जितनी मैंने पहले रखी थी, तो अब जो थीटा की वैल्यू बन रही है, थीटा 3 मान लीजिए, वो कम है। यानी कि थीटा जो है, लाइक आई सेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर्क लेंथ से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस से, और इसीलिए यहां पर थीटा 2 सबसे बड़ा है,
थीटा 1 उससे छोटा है और थीटा 3 उससे भी छोटा है, क्योंकि रेडियस नंबर 1, रेडियस नंबर 2, रेडियस नंबर 3 में जो रिलेशन है वो ये है कि रेडियस नंबर 3 जो है वो सबसे बड़ी है, रेडियस नंबर 1 उससे छोटी है और रेडियस नंबर 2 सबसे छोटी है। आर्क लेंथ तीनों में सेम है। तो ये हुआ रेडियन की अंडरस्टैंडिंग। अब इसी का जो 3D वर्जन जो होता है वो कहलाता है स्टीरेडियन, STERADIAN। स्टीरेडियन का मतलब है स्टीरियोस, स्टीरियोस मतलब सॉलिड। जहां कहीं पे भी आपने स्टीरियो वर्ड सुना होगा वो स्टीरियोस, स्टीरियोस मतलब सॉलिड से आया है। स्टीरियोस रेडियन मतलब अगेन एंगल, स्टीरियोस रेडियन मतलब अगेन सॉलिड प्लस एंगल। तो सॉलिड एंगल की ही यूनिट होती है स्टीरेडियन। ये प्लेन एंगल की यूनिट है रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट है स्टीरेडियन। अब स्टीरेडियन कैसे डिफाइन होता है? आपने एक वर्टेक्स से एक कोन बनाया, ये कोन जितना बड़ा एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर सबटेंड करेगा उतना ही बड़ा होगा स्टीरेडियन की, उतनी ही ज्यादा वैल्यू स्टीरेडियन में होगी इस सॉलिड एंगल की। यानी कि ओमेगा जिससे रिप्रेजेंट करा जा रहा है सॉलिड एंगल को, सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करा जा रहा है ओमेगा से, और ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो इसने एरिया कवर किया है उसको आप मान लीजिए कैपिटल एस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो रेडियस के, रेडियस से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगेन जो कहानी यहां थी वही की वही यहां पर भी है। अगर मैं इतने ही एरिया को सबटेंड करवाऊं एक छोटी लेंथ से, यानी कि अगर मैं इतनी ही लेंथ ले लूं रेडियस की, उससे अगर मैं इतना बड़ा एरिया जो है सबटेंड करवाऊं, उससे तो होगा ही नहीं, खैर इतनी बड़ी लेंथ ले लूं अगर मैं रेडियस की, इस रेडियस से कम लेंथ ली है मैंने इस रेडियस की, और अगर मैं इतना ही बड़ा एरिया सबटेंड कराने की कोशिश करूं तो मुझे बहुत ज्यादा खोलना पड़ेगा इसको, तब जाकर ही हो पाएगा। तो यहां ओमेगा 1 is smaller than omega 2. Why? Because area is the same but length of radius is different. R1 is greater than R2, इसीलिए omega 2 is greater than omega 1. S being the same, area being the same. अच्छा, बाय द वे जैसा मैंने बोला कि ये 3D है तो ये आपको भी 2D फिगर दिख रहा होगा, बट इसमें पीछे से एक और आप ऐसा मानकर चलिए कि लेंथ निकल के आ रही है। मतलब अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं तो बेसिकली ऐसा बनेगा, एक ये और एक ये, इस टाइप से, जैसा एक सॉलिड कोन होता है। मतलब अगर मैंने एक लेंथ ली उसको मैंने यूं रोटेट कर दिया तो उससे जो सामने एरिया पूरा सबटेंड हुआ है उस एरिया को मैं डिवाइड अगर कर दूं इस रेडियस से तो वो होगा स्टीरेडियन, यानी कि वो होगा सॉलिड एंगल, सॉरी, और उसकी जो यूनिट है वो है स्टीरेडियन। तो हम 1 स्टीरेडियन कब मानते हैं? हम बोलते हैं 1 स्टीरेडियन वो एंगल है जो बनता है 1 मीटर स्क्वायर का अगर एरिया सबटेंड हो रहा है और जो रेडियस है उसकी जो वैल्यू है अगर वो 1 मीटर है तो रेडियस का भी जो स्क्वायर होगा वो भी 1 मीटर स्क्वायर होगा। यानी कि रेडियस का स्क्वायर एरिया के बराबर अगर है तो हम बोल देते हैं कि जो एंगल बना है सॉलिड एंगल वो 1 स्टीरेडियन के बराबर है। और 1 स्टीरेडियन को लिखने का जो तरीका है वो है सिंपली 1 स्मॉल एस स्मॉल आर, ये स्टीरेडियन हुआ। तो ये थे प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, और प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो रेडियन है और सॉलिड एंगल की यूनिट है वो स्टीरेडियन है। मैंने आपको समझा दिया सॉलिड एंगल कैसे बनता है, प्लेन एंगल कैसे बनता है, और उनकी जो यूनिट्स हैं वो इस तरह से डिफाइन क्यों होती है। अब अगेन ये भी हमारे फंडामेंटल एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, इसलिए ये भी फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज में इंक्लूड होते हैं। लिस्ट में भले ही लिखे नहीं मिलेंगे, लेकिन जनरली ये जब आप आगे पढ़ते जाएंगे, फिजिक्स आप जब हायर लेवल की पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा।
और आप अगर ध्यान करें तो हमने कैंडेला को डिफाइन करते टाइम 1 स्टेरेडियन का यूज किया था। तो आज के हमारे जो टॉपिक्स थे जो मैंने इनिशियली डिफाइन करे थे डिस्कशन के लिए, वो भी यहीं खत्म होते हैं और हमारी वीडियो का डिस्कशन कंप्लीट होता है। अब अगर आपको कुछ और टॉपिक्स पे डिस्कशन करना है इस सीरीज से हटकर तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, उसके बारे में मैं जरूर कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। और मेरी नेक्स्ट वीडियोस जो इस चैप्टर से रिलेटेड होंगी उनको प्लीज जरूर देखिएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करिए। अगर आपको इस बारे में कोई फीडबैक देना हो तो प्लीज कमेंट्स में लिख कर दीजिए। अपने दोस्तों का और अपने जानने पहचानने वालों का और फायदा करवाइए, उनको ये वीडियो शेयर करिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू अगेन, प्लीज टेक केयर।